तो कल हमारा कहाँ छूटा था? 17 पे ना, 16 वाली बात हमने की थी। तो अनटचेबिलिटी की बात जो है वो किसी भी आधार पर नहीं होगी। 15 में भी काफी कुछ सुरक्षा मिल जाती है। आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी आपने, मूवी का नाम ही उन्होंने आर्टिकल 15 रखा था। तो बहुत सारे भेदभाव से तो बचाता है वहां पर, इसलिए 14 से 18 को समानता का अधिकार बोलते हैं। 14 से लेके 18 तक सारी समानता लाने वाला काम है, इक्वलिटी लाने की कोशिश है। तो 17 में अनटचेबिलिटी की खास करके बात की गई है कि अस्पृश्यता जो है उसका निवारण करेंगे और उसके लिए राज्य जो है वो कानून बनाएगा। खास करके ये है कि राज्य कानून बना सकेगा, और कानून बनाया भी, अस्पृश्यता निवारण के लिए कानून बनाया भी। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज है ना, अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार रोकने वाला अधिनियम 1989। खास करके हम लोग 1989 से लिखेंगे, और उसमें संशोधन हुए अभी 2015 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो अमेंडमेंट हुआ उसमें, तो अमेंडमेंट एक्ट 2015, 1989 का अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में थी, इस वजह से उसके ऊपर कानून बनाया गया। और अभी जो मोदी सरकार ने जो 3 प्रावधान जोड़े, 3-4, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3-4 प्रोविजन उन्होंने नए जोड़े, जैसे कि गार्लैंडिंग ऑफ फुटवियर्स, जो लोग जूते चप्पल की माला पहनाते हैं SC ST के लोगों को, है ना। तो ये वाली चीजें पहले नहीं थी, जूते चप्पल की माला पहनाना है। पहले उसमें था कि उसको यूरिन पीने के लिए बाध्य करना या इस टाइप की चीजें थी, लेकिन नई चीजें जो है इस सरकार ने जोड़ी है उसमें कि ये भी एक अपराध होगा। ये संशोधन में है, SC ST के लोगों को और ज्यादा उसमें सुविधाएं दी। और दूसरा, उसमें जो ऑफिसर होंगे उनकी ड्यूटी को और ज्यादा जो है जिम्मेदारी भरा बनाया गया, कि जो ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करेंगे, जो ऑफिसर इसको, एक तो FIR उनको दर्ज करना होगा, है ना। इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, आप सबसे पहले उसका FIR दर्ज करेंगे। FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकते, और किसी अधिकारी ने यदि FIR दर्ज करने से मना किया तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल होगी। केवल माफीनामा या ऐसे केवल नोटिस दिया जाना या इस तरह की चीज नहीं होगी, चेतावनी देना, ऐसा नहीं, बल्कि उसको क्या होगी, जेल होगी, इम्प्रिजनमेंट होगा। तो इस प्रकार के प्रावधान है। न केवल और मुद्दे जोड़े गए हैं उसमें, और मतलब घटनाएं जोड़ी गई हैं, ऑफेंसेस जोड़े गए, ऑफेंसेस जोड़ लिए गए, और अधिकारियों का कर्तव्य बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये वो कानून और मजबूत हुआ है। तो मजबूत करने की जरूरत 2015 में क्यों पड़ी है? इसका मतलब है कुछ चीजें प्रैक्टिस में आ रही थी, और वो भी जोड़ा है मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला, क्योंकि वो अभी तक एबोलिश नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है समाज। उसको पूरी तरह से गैर कानूनी बताया, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, गार्लैंडिंग ऑफ फुटवियर्स और ये सारी चीज उसका पार्ट है।
ठीक है, तो ये चीजें तो इससे संबंधित है। लेकिन अनटचेबिलिटी जो है केवल SC/ST वाली बात नहीं है, महिलाओं के प्रति जो अनटचेबिलिटीज होती हैं, सेक्स को लेकर के अनटचेबिलिटीज होती हैं, उसके लिए भी है। तो उसके लिए बहुत ही बड़ा फैसला आया था। आप जानते हो केरल के अयप्पा मंदिर, कौन सा मंदिर, सबरीमाला वाला मंदिर, उसमें जब 10 से 50 वर्ष की मेंस्ट्रुएटिंग एज की महिलाओं के लिए जब प्रतिबंधित कर दिया कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो अपनी सेलिबेसी में है और अयप्पा जो है उससे अपवित्रता आती है मंदिर में, तो उनका प्रवेश वर्जित है। तो ये भी अनटचेबिलिटी का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और 5 जजों की बेंच ने जब इसका फैसला दिया, तो 5 में से जो महिला जज थी इंदु मल्होत्रा, उसने कहा कि हाँ इनका प्रवेश वर्जित है, जबकि 4 पुरुषों ने कहा नहीं प्रवेश होगा क्योंकि अनटचेबिलिटी नहीं होगी। उल्टा महिला ने और महिला के अगेंस्ट जाकर के फैसला दिया। एक महिला जज भी थी उसमें, 5 महिलाओं, वो खुद ही महिलाओं के विरुद्ध बोल रही थी। और 4 पुरुष जज ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। 15 का भी वायलेशन है और 19 का भी है और 25 का भी है और 17 का भी, खास करके 15, 17 और 25 तीनों का वायलेशन। तो फंडामेंटल राइट्स को सेव करना बहुत जरूरी। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि रिलीजियस मॉरलिटी यानी धार्मिक नैतिकता, आप इसे नैतिकता का विषय बना रहे हैं कि धार्मिक रूप से ये नैतिक नहीं है कि महिलाएं मेंस्ट्रुएटिंग एज वाली मंदिर में प्रवेश करें। ये धार्मिक नैतिकता है। और चूंकि सोसाइटी ने ये, भगवान ने तो बनाया नहीं है, ये तो सोसाइटी ने तय किए पैरामीटर्स, तो वो सोशल मॉरलिटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इससे भी ऊपर है इन दोनों मॉरलिटी से। संवैधानिक नैतिकता इससे ऊपर है, किससे, सोशल मॉरलिटी से और रिलीजियस मॉरलिटी से। आगे समझ, तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो है बहुत सारे और अन्य समाजों में भी, पारसी में भी, अगर पारसी लड़की इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज कर लेती है तो उसके बाद वो अपने फायर टेम्पल में, ऑल्टर टेम्पल में नहीं जा सकती क्योंकि वो पारसी नहीं रह गया। तो उसके फेवर में भी, मुसलमानों के फेवर में भी, ऐसे बहुत सारे जहां अनटचेबिलिटी की बात आ जाती है कि अगर इसने ऐसा कर लिया तो फिर ऐसा नहीं होगा। वहां जितनी भी उसके माध्यम से जहां पे भी उसको रोका जाएगा, मतलब अनटचेबिलिटी, बात समझ गए ना, उसको अनटचेबल बनाया जा रहा है। उन सब मामलों में, केवल हिंदू धर्म वाले मामले में नहीं, बाकी सब मामलों में भी। तो एग्जाम्पल्स आपके पास होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होना चाहिए। मुसलमानों वाले में एग्जाम्पल भी होना चाहिए, इसके भी। ठीक है, तो 17 को विस्तार आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल रिलीजियस टेनेट्स, आवश्यक धार्मिक सिद्धांतों का भाग होना चाहिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में बोला है। आज भी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जब नमाज तक आपका एसेंशियल रिलीजियस टेनेट्स नहीं है तो फिर जो हिजाब है वो कहां से हो गया। उनके वकील ने कहा कि ये तो इस्लाम के सिद्धांतों में है, तो हिजाब कहां से आ गया। इसलिए जब भी धार्मिक मामलों की 25 में भी बात करेंगे हम लोग, 26 में जाएंगे तब भी बात करेंगे, 28 में भी, 27, उन सब में बात करेंगे। तब यही वाला मुद्दा आएगा जो अभी 17 वाली बात कर रहा हूं कि मूल धर्म में क्या था, मूल सिद्धांत जो बने थे। जब मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया था
और इस्लाम का जब जन्म हुआ था तब जो टेक्स्ट थे उनमें क्या था? तो 3 तलाक वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। जब वो 3 तलाक का आधार लेके गए कि 3 तलाक वाला जो है ये इस्लाम का हिस्सा है और इसका फैसला जो है इस तरह से संसद में नहीं हो सकता, और ये तो जो इस्लाम को मानता है उसको तो 3 तलाक दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा रियल टेक्स्ट में बताओ, ओल्ड टेक्स्ट जो जिस समय में रिलीजन ओरिजिनेट हुआ था उस समय के मूल टेक्स्ट वो इस्लाम है, उसमें है क्या? बोले नहीं, ये तो तलाक बिद्दत है, तलाक हसन और दूसरे हैं वो तो कुछ तो हैं, लेकिन ये तो तलाक बिद्दत है। और बिद्दत का मतलब होता है इनोवेशन, और इनोवेशन का मतलब होता है कि ये समय समय पर समाज ने बनाया, तय किए मापदंड। तो बोले ये तो बाद में तय किया आपने, तो ये इस्लाम का पार्ट नहीं है, मूल इस्लाम का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे एबोलिश किया जा सकता है। आगे समझ में, तलाक बिद्दत को इनोवेटिव होने के कारण उस प्रैक्टिस से बाहर किया गया, क्योंकि वो एसेंशियल टेनेट्स नहीं है, आवश्यक सिद्धांत नहीं है धर्म के। तो धर्म का आवश्यक सिद्धांत हिजाब भी नहीं है इस्लाम का, तो सती प्रथा भी हिंदू धर्म का आवश्यक सिद्धांत नहीं है, इसलिए उसको फिर से शुरू नहीं किया जा सकता कानूनन, गैर कानूनी ही रहेगा। क्योंकि मूल समय में जब धर्म उत्पन्न हुआ था, या सनातन धर्म की उत्पत्ति की बात करते हैं, तब के जो ग्रंथ है, ऋग्वेद में क्या सती प्रथा थी, गीता में सती प्रथा का उल्लेख है, उस तरह की बात आई, या उसे बताया गया कि ये बहुत जरूरी है। मूल धर्म ग्रंथों की बात करेंगे, बीच के मिथ्स की बात नहीं करेंगे, पौराणिक आख्यानों की बात नहीं कर सकते। तो कोर्ट बोलता है कि हमेशा मूल एसेंशियल रिलीजियस टेनेट्स की बात करता है, वहां की जाता है, इसलिए ये 17 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबरीमाला की भी बात आएगी तो वो वहीं से आएगी, किसी भी प्रकार का कोई फैसला होगा। और उसके बाद अगर धर्म के ऊपर रिलीजियस मॉरलिटी की बात आ रही है, और उसके ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रखते हुए फंडामेंटल राइट्स को बचाया जाएगा, न कि रिलीजियस राइट्स। बात समझ में? और फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति को मिले हुए, किसको मिले? इस खास करके पर्सन को, और कई पर सिटीजन को। इसलिए उसमें जो डिनोमिनेशन है वो किसका है? पर्सन, सिटीजन। इसलिए सिटीजन इंपॉर्टेंट है। यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट जो है वो सिटीजन है, तो वो इंपॉर्टेंट। ग्रुप नहीं है वहां पर उतना, ठीक है? तो ये चीज समझिए। तो अब मुझे लगता है कि 17 जो है आप उसका विस्तार दे पाएंगे। कभी आपको 17 विस्तार से भी लिखना पड़ा तो आप अच्छे से 17 को लिख सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी उसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है? और वो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं किसी भी आधार पर अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, अस्पृश्यता का कोई भी आधार नहीं होना चाहिए, सेक्स भी नहीं होना चाहिए, जन्म स्थान भी नहीं होना चाहिए, डोमिसाइल वाला जो है वो मुद्दा भी नहीं होना चाहिए। तो 18 में आता है उपाधियों का अंत, टाइटल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई टाइटल नहीं होगा। तो टाइटल से क्यों मना किया गया? क्योंकि कुछ लोग टाइटल लगा के घूमेंगे तो असमान दिखेंगे, अनइक्वल रहेंगे, वो अपने आप को ऊपर मानेंगे, तो दूसरे लोगों को नीचा महसूस कराया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो शैक्षणिक वाले टाइटल हैं, एजुकेशनल टाइटल हैं, क्वालिफिकेशन वाले जो टाइटल हैं वो आप लगा सकते हैं। प्रोफेशनल टाइटल, डॉक्टर वाला, कोई एडवोकेट आगे पीछे प्रेफिक्स सफिक्स में लगा सकता है, डॉक्टर लगा सकता है, पीएचडी है तो डॉक्टर लगा सकता है, प्रोफेसर लगा सकता है।
लेकिन बाकी जो ठाकुर साहब हैं, पंडित हैं, ऐसे जो टाइटल हैं वो सब न तो आप प्रीफिक्स में लगा पाएंगे न सफिक्स में लगा पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने जो अवार्ड है पद्मश्री, भारत रत्न, उनके लिए भी मना किया कि वो जो है वो एक तरह के अवार्ड है, पुरस्कार है, वो पुरस्कार का हिस्सा है, वो उपाधि नहीं है। इसलिए उन्होंने उपाधियों का अंत कर दिया उस 18। और कोई व्यक्ति विदेश से उपाधि हासिल नहीं करेगा, टाइटल हासिल नहीं करेगा, दूसरे देशों से भी टाइटल हासिल नहीं करेगा। और यहां तक कि कोई किसी कॉरपोरेशन में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, विदेशी व्यक्ति है और वो यहां रह रहा है, वो भी हासिल नहीं करेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में उनको कहा है कि वो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर के हासिल कर सकेंगे। तो ये इतना बड़ा वो नहीं है टाइटल वाला, ये पूछते भी नहीं जनरली, क्योंकि जब तक ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती करंट अफेयर्स में, तब तक ये सवाल बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जब तक कंट्रोवर्सी आएगी तब जाकर के होता है। तो खास करके दिलीप कुमार के समय में आई थी, जब उनको निशान पाक दिया था पाकिस्तान ने, तो वहां का सिविलियन ऑनर दिया था, तब ये मुद्दा आया था। बीच बीच में अभी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत जगह पर सम्मान दिया है, बहुत सारे देशों ने जो है अपने यहाँ के ऑनर दिए हैं, पर वो उस तरह के सम्मान उपाधियां नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक तरह के अवार्ड है। तो वो सामान्य बात है, वो इतना बड़ी चीज नहीं है और उसका कोई डिबेट भी नहीं बना कुछ। अगर वो डिबेटेबल होता तो डेफिनेटली वो प्रश्न बनने की संभावना आती। तो आइए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। 19, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संपत्ति वाला एफ वाला था, वो हट गया। जो जी वाला व्यवसाय वाला था, अब वो एफ हो गया है। तो ABCDEF ये अब बचे हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ सीमाएं हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। तो 19 में जो फ्रीडम है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, उसके साथ कुछ क्वालिफिकेशन जोड़ दी गई, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और उनके अगेंस्ट आपको क्वालिफाई होना होगा, तब जाकर के आपको मिलेगा। उसके साथ क्वालिफिकेशन है खास करके। लेकिन बोलने की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है, राइट टू स्पीच का सबसे ज्यादा विस्तार 19(1) या 19A। कई लोग 1A लिखते हैं, कई A लिखते हैं, कई 19(1) लिखते हैं, एक ही बात है, ब्रैकेट में आप लिखते हो तो। राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत तरह के अधिकार हैं, जैसे नेचुरल राइट्स होते हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं, कानून बना करके कुछ अधिकार दिए जाते हैं। कुछ नेचुरल राइट्स हैं, कुछ संवैधानिक राइट्स हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। उनमें से बोलने की स्वतंत्रता एक तरह से नेचुरल राइट्स का पार्ट है, प्राकृतिक रूप से मिला हुआ अधिकार है। मनुष्य है तो बोलेगा, बात करेगा। अगर उसको एक्सप्रेशन करने से रोका जाएगा तो फिर उसके साथ दिक्कत है। बोलना जरूरी है, बोलने से आप रोक नहीं सकते। तो वो अपने विचार व्यक्त करेगा, अपने थॉट व्यक्त करेगा, प्रोफेस करेगा, उसके मन में क्या है वो बताएगा। मन की बात करने का अधिकार सबको है। वो व्यक्तित्व विकास का हिस्सा भी है, सामाजिक होने का हिस्सा भी है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है।
एनिमल को भी ये अधिकार है। फिर मनुष्य तो सोशल एनिमल है, इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, तो उसके तो लिए तो और ज्यादा है। तो इसका विस्तार जब होता गया तो बीच में बहुत सारे केसेस हैं जिनको आप याद रखना, हमारे नोट्स में भी मिल जाएंगे, बाकी जगह पे भी आपको मिल जाएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी के साथ जोड़ दिया गया, राइट टू स्पीच का ही पार्ट बना दिया। सोशल मीडिया में अभी आप कुछ लिखते हो तो वो भी उसी का पार्ट हो गया, 19(1) का ही पार्ट हो, ए का ही पार्ट हो गया। बट उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, दूसरे का अपमान ना हो, डिफेमेशन ना हो, आप किसी को डिफेम ना करें, दूसरे की गरिमा का भी ध्यान रखें बोलते समय, उसको हर्ट ना करें, देश खतरे में पड़ जाए ऐसा कोई काम ना करें। तो उसके ऊपर कुछ निर्योग्यताएं डाल दी, डिस्क्वालिफिकेशन है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तब आप बोल सकते हैं। तो किस हद तक आपको बात करनी है, किस हद तक अपनी बात रखनी है, तो वो एक हद बना दी गई है, मर्यादा में रह करके मर्यादाएं बना दी गई, कर्तव्य कह सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस को दूसरी तरफ नागरिकों के कर्तव्य भी बोल सकते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना, तभी तो अधिकार सुरक्षित रहेंगे दूसरों के। नहीं तो हम अपने अधिकार का उपयोग करते करते उस समय सीमा तक पहुंच गए तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसके बहुत बहुत सारे केसेस हैं, बहुत केसेस, खास करके सोशल मीडिया जब से चालू हुआ है तब से 8 या 10 केस है। कार्टून बनाना भी इसी का पार्ट, स्पीच का ही, वो भी बोलने जैसा ही है। तो आपने देखा है कि कुछ लोग बोलने के कारण जेल में हैं, सेडिशन के चार्जेस यहीं से लगे हैं। महाराज बाल गंगाधर तिलक इसी के तहत एक तरह से बोलने की वजह से ही गए थे, लिखने की वजह से ही गए थे। तो राजद्रोह का जो सेडिशन का जो मुकदमा चलता है आईपीसी में, महात्मा गांधी जेल गए कई बार इसी मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर गए। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पूरा ये जो है बोलने वाला जो अधिकार है ये छाया रहा। और अभी जब आप देखते हो तो चाहे कोई व्यक्ति नारा लगाता है तो वो भी नारा लगाता है तो भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नारों के बारे में और इसके बारे में बहुत स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, नारे और ये सब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कोई अगर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता है उससे देश टूट नहीं जाता, नारे लगाने मात्र से देश नहीं टूटता, और देश इतना कमजोर भी नहीं है, देश मजबूत चीज है, किसी के नारे लगाने वगैरह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसको सजा देने जैसी भी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नारों को और उनको तवज्जो नहीं देता, जब तक कि आपने वाकई में देश तोड़ने वाली कोई हरकत न कर दी हो, आतंकवादियों को पैसा ना पहुंचा दिया हो, बम बनाने में मदद ना कर दी हो, जब तक आपने प्रत्यक्ष तौर पे कोई ऐसी चीज न कर दी हो, तो केवल भावातिरेक में आकर के, केवल ऐसे एग्रेशन में आकर के, गुस्से में आकर के, या किसी ने कुछ नारे लगा दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। 2-3 मामलों में उनके फैसले बहुत स्पष्ट हैं, और बल्कि ऐसे मामलों को तुल देने से उसको हाईलाइट करना होता है, उसका हीरोइज्म बढ़ता है, और हम देखते हैं कि वो अनावश्यक ही बड़े नेता बन जाते हैं। जब हम इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसको और बल्कि हाईलाइट कर देते हैं, उसको मौका मिल जाता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है नेतागिरी में। तो इतना आसान नहीं है बड़ा नेता बनना, बहुत पैसा भी लगता है और बहुत मेहनत लगती है, पूरी जिंदगी लग जाती है, लोग फेमस नहीं हो पाते। और आप इस तरह आसानी से जो है उनके खिलाफ ये करके जेल जाते हैं तो मीडिया भी मुद्दा उठाता है, और सब तरफ मीडिया में वो छाए रहते हैं, लाखों फॉलोअर्स मिल जाते हैं उनको, और एक बड़े नेता के बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो कई लोग फिर एक तरह से ऐसी हरकतें जानबूझ के करेंगे, उनको मालूम है कि सेडिशन में कुछ होना जाना नहीं है, कोर्ट में ये मामला टिकेगा नहीं, क्योंकि वाकई में तो कुछ नहीं है, छोटा मोटा बस ऐसा ही कुछ नारे वगैरह लगाओ और बड़े आदमी बन जाओ।
पॉलिटिकल पार्टियां उनको मौका दे देती हैं, ढूंढती फिरती है कि ऐसा आदमी हमको मिल जाए। तो ये तो एक नेगेटिव अप्रोच हो गई ना, मतलब गलत तरीका हो गया। तो वो हतोत्साहित करना चाहता है, शायद मेरे अंदाज से जो है सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहता, क्योंकि वाकई में तो आप जेल में नहीं डाल पाते ना, सबूत तो मिलते नहीं है, सबूत मिलते नहीं है, केवल वो अटेंशन पाने के लिए। जैसे एक टीचर ने बोला कि इसका आंसर बताओ, आपने देखा होगा जानबूझ करके एक बच्चा जिसको आंसर नहीं पता वो हाथ खड़ा कर देता था, वो हाथ खड़ा कर देगा, टीचर बोलेगा क्या नाम है आपका, चलो बताओ, बोले सर नहीं पता। तो पर क्लास पूरी हंसने लगती है, उसको जानने लग जाती है, उसका नाम जानने लग जाती है। बात समझ में आई ना? तो ये एक तरीका होता है। अब ऐसे में उसको जेल में तो ले जाके नहीं डाल सकते, या बिल्कुल रेस्ट्रिकेट तो नहीं कर सकते ना कॉलेज से कि तुम निकल ही जाओ, आज के बाद दिखना मत, ऐसा तो होता नहीं है, वो तो वहीं बना रहता है और वो अपना जो काम है वो भी कर गया। तो कौन ठगा सा महसूस करता है? टीचर ठगा सा महसूस करता है, उसको लगता है मैं ठगा गया, फालतू में जो है मेरी किरकिरी हो गई, सारे बच्चों ने मजे ले लिया। ठीक है, तो वैसा काम है। सेडिशन के हालात अभी फिलहाल में ऐसे ही है। असली में आप कोई कुछ नहीं कर सकते, असली में उसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है उसमें, लेकिन पब्लिक सपोर्ट मिल जाता है और मीडिया उस चीज को जरूर उठाता है। मीडिया के लिए वो अच्छा मसालेदार मटेरियल होता है, काफी समय तक चलाने के लिए होता है। तो बोलते समय, स्वतंत्रता के समय में और खास करके सोशल मीडिया के समय में 66A खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, IT एक्ट 2000 का 66A खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल तक 5 साल तक हमारे पुलिस वाले उसी के तहत अरेस्ट करते रहे। तो फिर अमित शाह को पिछले साल वो निकालना पड़ा एक अलग से नोटिस कि अब इसमें अरेस्ट करना बंद कर दो, ये 5 साल हो गए, खत्म हो गया। तो जब गृह मंत्रालय ने अलग से नोटिस निकाला तब जा करके अब थोड़ा सा, पर दूर दराज के थानों में शायद अभी भी गिरफ्तार कर लें उस धारा में जो खत्म हो गई। बाल ठाकरे का देहांत जब हुआ था तब 2 लड़कियों ने कमेंट किया था कि ये जो मुंबई पूरा बंद करके रखा हुआ है शव यात्रा के लिए, ये क्या तमाशा है, और ऐसा भी क्या है, कोई मर गया तो क्या, या इस टाइप से कुछ कमेंट कर दिया था। एक ने कमेंट किया था, दूसरे ने लाइक किया था, दोनों को जेल हो गई थी। 66A सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। कमेंट वमेंट करने से, इससे सोशल मीडिया में, उससे जेल नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ाया गया है। ये सब उसी के बात, ये सारे श्रेया सिंगल केस, ये केस, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी केस, वो जो दोनों लड़कियों वाला केस, ये सब यही है, सारे केस वही हैं। तो केसेस याद होने चाहिए आप। द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में काफी कुछ चीजें आती रही है इनके ऊपर, बहुत सारी चीजें रही हैं, बट व्यक्ति के अधिकारों तक की बात आती है, अधिकारों तक की चीजें आती है। और इन पे आरोप भी आता है कि ये सब चीजें कम्युनिज्म है। नहीं, ऐसा नहीं, कम्युनिज्म नहीं है। यूं तो देखा जाए तो ये जो निःशुल्क क्लास हम लोग चला रहे हैं ये भी कम्युनिज्म है, साम्यवाद की बात, क्योंकि इक्वलिटी की बात है। जो बच्चे बहुत ज्यादा फीस खर्च नहीं कर सकते उनको भी वही सब गाइडेंस मिल रहा है जो फीस देने वालों को मिलता है। तो समानता वाली बात है, और समानता की बात करोगे तो कम्युनिज्म नहीं कहलाएगा। यहां तक कि फेडरलिज्म की आप बात करिए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करिए, पंचायती राज की बात करिए, आपको कम्युनिज्म कहलाएगा, क्योंकि उससे केंद्र सरकार की ताकत कम होती है तो पूंजीवाद की ताकत कम होती है। जितना सेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, और वो सेंट्रलाइज पावर अगर कॉर्पोरेट के साथ मिलजुल करके रहती है तो पूंजीवाद है, उसी को प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। और जितना आप जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करोगे और जितना फेडरलिज्म की बात करोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप कोई सा भी हिस्सा पढ़ लो, आपको ऐसा लगेगा कि वो कम्युनिज्म है। वो कम्युनिज्म लगेगा आपको, लेकिन उन सब का मतलब कम्युनिज्म नहीं है हर चीज। ऐसे तो फिर आपको हर जगह कम्युनिज्म नहीं दिखेगा ना।
साम्यवाद ही दिखेगा। और सरकार, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तब हम यही तो बोलते हैं कि नागरिकों को उनके अधिकार दिलाएं, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को अधिकार मिले। आरटीआई भी तो कम्युनिज्म है, क्योंकि ऑफिसर की ताकत कम हो जाती है, आम आदमी की ताकत बढ़ जाती है। जहां आम आदमी की ताकत बढ़ने की बात करोगे, जहां लगेगा कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए और उसको सब छूट मिल जाए, जहां जिसका काम नहीं हो रहा उसके लिए वो शिकायत कर दे, ऑनलाइन शिकायत कर दे। ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवांस क्या है? वो जो पोर्टल है वो कम्युनिज्म है। तो ऐसे तो आप बात करोगे तो कम्युनिज्म ही है। गायत्री परिवार में, शांति कुंज में, बाहर आप पंडे से अगर तर्पण कराते हैं, अस्थि विसर्जन कराते हैं हर की पौड़ी पे, तो आपका बजट कम से कम 4-5 हजार रुपए तक चला जाता है। कई बार तो वो पूरा ही लूट लेता है। 20,000 भी है तो आपका 20,000 रखवा लेता है। और शांति कुंज के अंदर चले जाते हैं तो कुछ भी फीस नहीं है उसकी। आप चंदा देते हैं तो ये आपकी मर्जी, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे पूछता नहीं। रुकना खाना फ्री हो जाता है। पूर्वज पहुंच जाते हैं सही जगह पर जहां पहुंचाने होते हैं, अच्छे मंत्रों के साथ में, शुद्ध मंत्रों के साथ में। वहां तो उसको पंडे को तो आता भी नहीं है। प्रोसीजर भी रॉन्ग है, मंत्र भी गलत है, और गंदा सा भी, क्या पता मछली खा के आया हो, बहुत गंदे हैं। और सारे व्यापारी हैं, उन सबके होटल्स हैं, उनके सबके रेस्टोरेंट्स हैं, पूरी चेन है उनकी बिजनेस की। बस वो वहां आकर के बैठते हैं और वो करते हैं। तो लूट पट्टी बोलते हैं ना उसको, वही सेक्रेड कॉम्प्लेक्स विद्यार्थी का जो हमने बताया था आपको, उसी का फायदा उठाते हैं। तो वो सब तोड़ा गायत्री परिवार ने, तो कम्युनिज्म ही है। आदमी को लूटने से बचाया, 5,000 रुपए बचा लिए गरीब आदमी के। तो कम्युनिज्म, ये रिलीजियस डिसेंट्रलाइजेशन हो गया ना। वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, ये रिलीजियस डिसेंट्रलाइजेशन है। क्योंकि रिलीजन के बिना तो बात ही नहीं बनती। अम्बेडकर बोलते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पहलू में धर्म जुड़ा हुआ है भारत में, इसलिए धर्म तो बहुत जरूरी है। अम्बेडकर खुद कहते हैं धर्म तो है ना। तो ऐसे कोटेशंस भी लेकर के आए, ठीक है। दूसरा है पीसफुल असेंबली। पीसफुल असेंबली की बात आती है कि आप संगठन बना सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। संगठन बनाने का मतलब संस्था बनाना भी है, एक जगह पर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो भी स्वतंत्रता है। पहले से कोई इंस्टीट्यूशन बना है तो उसका पार्ट आप बन सकते हैं, पहले से कोई संगठन बना है तो उसका पार्ट बन सकते हैं, पहले से जुलूस निकल रहा है तो उसका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। नया जुलूस निकालना चाहते हैं, नया जुलूस निकाला जा सकता है। नया संगठन बनाना है, नया सोसाइटी बनानी है, वो बना सकते हैं। कंपनी बनाना है, वो बना सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। बट उसमें एक शर्त रख दी उन्होंने, ये तो ठीक है कि आप बना लीजिए, आवेदन कर दीजिए, लेकिन राज्य के ऊपर ये रहेगा कि वो आपको रिकॉग्निशन दे या न दे। ऐसे जुलूस की अनुमति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिना शस्त्र वाला सम्मेलन होना चाहिए, लेकिन वो भी इसलिए हमारे यहाँ भोपाल में जब इस प्रकार के मार्च होते हैं या जुलूस निकलते हैं या प्रदर्शन होते हैं, तो वो शीतल दास की बगिया से लेके मुख्यमंत्री के आवास से पहले वहीं तक की एक छोटा सा मार्च निकालने की इजाजत दी जाती है। वो बोलते हैं नहीं, हम बोर्ड ऑफिस से यहां से मुख्यमंत्री निवास तक जाना चाहते हैं, वो मना कर देते, मना कर देते हैं। तो धारा 144 भी लगा देते हैं। तो उस समय जो जाम लगा था 4-5 साल पहले, तो वो एक एक व्यक्ति, मैं यहीं शक्तिपीठ पे ही पढ़ाने के लिए आ रहा था, तो एक एक व्यक्ति लाठी लेके चला आ रहा था। कोई कहीं से चला आ रहा है, कोई उधर कमलापति स्टेशन के सामने 4 लोग चले आ रहे हैं, 3 लोग चला आ रहे हैं लाठी लेके, कोई इधर से चला आ रहा है, कोई इधर से चला आ रहा है। सबने फोन पे बात कर ली कि ऐसे ऐसे तुम उधर से चला आना, तुम उधर से चलाना। थोड़ी देर बाद 4 लोग और आ गए, थोड़ी देर बाद 8 लोग आ गए। तो वो अम्बेडकर की प्रतिमा के यहाँ पर 2000 लोग इकट्ठे हो गए शाम को 6 बजे। तो पूरा जाम लग गया बिना परमिशन। तो वो अवैध होगा। इस प्रकार की चीजें अवैध होंगी।
जो आप अपनी मर्जी से बिना परमिशन के, आपको परमिशन नहीं मिले इस प्रतिमा पे माल्यार्पण करने की और यहां से जुलूस निकालने की, तो ये परमिशन नहीं मिली तो आपने इस तरह से असेंबली कर दी। तो पीसफुल असेंबली लेकिन विथ परमिशन। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है ना उसके अंदर। आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, गरिमा बनी रहनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, बच्चों के सम्मान के विरुद्ध या बच्चों को भ्रमित करने वाली चीजें भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, इसलिए आप देखते हैं कि उनको मौलिक अधिकार होते हुए भी कई बार यहाँ परमिशन नहीं मिलती। एडीएम परमिशन देता है, एसडीएम देता है, इसलिए आप एकदम से ऐसे जुलूस नहीं निकाल सकते, आपको परमिशन लेना होती है। ऐसे ही 30-40 लोग ऐसे ही निकल गए और बोले हम नारे लगाते हुए रोड पे निकलेंगे, नहीं, पहले परमिशन होना चाहिए। कहां से कहां तक निकलेंगे, उद्देश्य क्या है, वो सब लिखा रहता है। और कौन सी स्वतंत्रता है? बोलने की हो गई, पीसफुल असेंबली हो गई, और कौन कौन सी स्वतंत्रता है? हाँ, राइट टू स्ट्राइक तो इसी का पार्ट है, जुलूस का ही। बंद जो है, यहां मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं, शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि एक चीज होती है लीगल और एक बोलते हैं हम लोग इलीगल, लेकिन एक और होता है नॉट लीगल। नॉट लीगल, तो नॉट लीगल और इलीगल में अंतर है। नॉट लीगल जो है वो गैर कानूनी नहीं है, यानी कि इलीगल नहीं है। तो जो बंद बुलाया जाता है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन संविधान और कानून कई जगह पर मौन है, कई चीजों में मौन है। इसलिए उन्होंने हड़ताल को इलीगल नहीं बताया, और लीगल राइट तो वो पहले था, लेकिन अभी उसको उन्होंने इलीगल नहीं बताया। इसका मतलब वो सजा के योग्य नहीं है हड़ताल। ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स वाले कई सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, क्योंकि संविधान की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। उसके आधार पे हड़ताल जो है एक तरह का मौलिक अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लेकिन स्ट्राइक, लेकिन वो इलीगल भी नहीं है। इसलिए कोई हड़ताल करता है तो वो गैर कानूनी नहीं है। तो किसी चीज का गैर कानूनी और कानूनी दोनों होना जरूरी नहीं है, वो नॉट लीगल भी हो सकता है। जैसे कि बिटकॉइन, बिटकॉइन इसका एग्जाम्पल है। बिटकॉइन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक के दोनों की चीजों में देखेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं इसमें व्यवहार नहीं करेंगे। जो अनुसूचित बैंकें हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं रिजर्व बैंक के तहत, वो बिटकॉइन में व्यवहार नहीं करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे। बाकी प्राइवेट लोग तो कर ही सकते हैं। दूसरी चीज है कि चूंकि उसको लीगल नहीं माना गया, लीगल टेंडर नहीं माना गया, इसलिए अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है बिटकॉइन में तो उसे पुलिस से और कानून से कोई फायदा नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लीगल नहीं है। बट अगर कोई बिटकॉइन, इथेरियम या कुछ भी अगर वो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करता है तो उसके लिए उसको जेल नहीं होगी, उसको जुआ नहीं माना जाएगा, उसको अवैध नहीं माना जाएगा। तो उसको अवैध भी नहीं माना जा रहा है और उसको कानूनी भी नहीं माना जा रहा। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसी में हड़ताल भी है। बट बंद जो है उसके बारे में बहुत सारे संगठन बंद बुलाते हैं, भारत बंद, भोपाल बंद, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, लेकिन वहां पे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। इसलिए अगर कोई बंद बुलाता भी और बकायदा विज्ञापन भी देता है तो उसका बहुत ज्यादा कुछ होता जाता नहीं है। तो अभी संविधान और कानून कई जगहों पर मौन है, अभी सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश उस मामले में नहीं है। हालांकि इन चीजों का विकास हुआ है, समय समय पर विकसित हुई है, इन चीजों का विकास होता है। ठीक है। फिर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, दो स्वतंत्रताएं एक साथ समझ लीजिएगा, ये लास्ट वाली कौन कौन सी है?
मूवमेंट की स्वतंत्रता थ्रू आउट द कंट्री, कल मैंने बताया था आपको, विद इन कंट्री नहीं है, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है और निवास करने की, सेटल होने की भी स्वतंत्रता है। सेटल होने की भी स्वतंत्रता। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह भी ध्यान रखा कि सेटल होने का शब्द भी डालना पड़ा, नहीं तो वो बोल देते चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है, किसी को सेटल नहीं होने देते। फिर बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाके रह लेते ना, दिक्कत आती है कई बार, राजनीतिक और कुछ पार्टियां जो है विरोध करती हैं, ये होता है। तो बाल ठाकरे की मूवी भी आपने देखी होगी, तो उन्होंने साउथ वाले लोगों को वहां से निकालने की बात की थी कि यहाँ पर ये डोसा सांबर ये सब आ गए हैं और इन्होंने जो है हाँ वो बिहारी पे भी उन्होंने जो है अभी वाले उद्धव ठाकरे और इन्होंने वो सब किया था, खास करके राज ठाकरे ने उस समय में। तो वो सब पॉलिटिकल पार्टी समय समय पे करते रहते, लेकिन वो लागू नहीं होता, क्योंकि 19 के तहत घूमने फिरने की स्वतंत्रता तो है ही, साथ साथ निवास करने वाली भी। और वर्ड भी क्या डाल दिया, थ्रू आउट, विद इन नहीं डाला, थ्रू आउट। और फिर साथ में सेटल होने की भी, लेकिन यहां पर कुछ क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफाइड राइट्स हैं, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और किसके फेवर में है, ट्राइब्स के फेवर में। 5वीं और 6वीं अनुसूची 5th एंड 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल्ड एरिया में निवास करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये विवाद होता रहता है, समय समय पर आता रहता है। कुछ लोग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह बाहर से आते हैं और मिलना चाहते हैं अंडमान निकोबार में ट्राइब से, तो उनको इजाजत नहीं होती। तो ये सिलेक्टिव है। ठीक है, ये सिलेक्टिव वाले किस मामले में, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि बहुत ही कम है। मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया था, जब बहुत कम संख्या में जनसंख्या होती है, 50 होते हैं, 100 लोग होते हैं, जरावा बहुत कम बचे हैं, 50-70 कुछ बचे हैं, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। और वो घटना जो है, एक मामूली इन्फेक्शन, एक वायरस जो है, पूरा जो रेस है, पूरा का पूरा रेस गायब हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपोज ही नहीं हुए ना उस वायरस से, कभी वो एक्सपोज नहीं हुए। बहुत सारे, यहां तक इन्फ्लुएंजा से भी नहीं है, वो हमारा जो कॉमन फ्लू है उससे भी नहीं है, वो कभी एक्सपोज नहीं हुए, तो उनके पास एंटीबॉडी नहीं है उस ग्रुप में। हम सब तो कई बार एक्सपोज होते रहते हैं, साल में एक बार हम सबको सर्दी खांसी बुखार होता है, 1 या 2 बार होता है कई लोगों को, कई को 3-3 4-4 बार होता है, एंटीबॉडी बन जाती है। और फिर हम इसी समाज में रहते हैं, कई बार पूरी फैमिली को होता है, एक को होता है फैमिली में, फिर सभी को होता है, सभी लोग बीमार होते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं, फिर 6-7 महीने बाद फिर एक दौर आता है, फिर होता है, कई बार साल में एक बार होता है, कई बार 2 साल में एक बार होता है, पर ये चलता रहता है। ऐसा करके हमने तो एंटीबॉडी एक दूसरे से एक्सचेंज, एंटीबॉडी तो नहीं, वायरस से एक्सचेंज किया, लेकिन एंटीबॉडी हमारे शरीर ने बना ली, बट उनके पास नहीं है। आप अपना खाना उनको दोगे, वायरस पहुंचाओगे ना, इसलिए उनके नजदीक फील्ड वर्क करने के लिए भी नहीं दिया जाता, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है एक एंथ्रोपोलॉजी में, जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो बाहर से आता है स्टडी करने के लिए, वो उनके साथ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब फील्ड वर्क का एक हिस्सा है। इसको इथनोग्राफी कहा जाता है, इथनोग्राफी, जिसमें उस एथनिक पीपल के साथ में, उन एथनिक ट्राइब के साथ में जाकर के आप उन्हीं के साथ रहते हो और उन्हीं की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो और वहां से ज्ञान अर्जित करते हो। तो जो डेटा आता है वो काफी, उसकी सैंक्टिटी ज्यादा होती है, प्योर डेटा होता है, बायस्ड नहीं होता डेटा। कई बार क्वेश्चनर होता है, या आप कोई किसी दूसरे को भेज देते हैं अपने बिहाफ पे, तो वो व्यक्ति जब वहां जाकर के स्टडी करता है तो वो प्योर डेटा नहीं होता। तो रिसर्च में उसको प्योर डेटा माना जाता है, उसकी सैंक्टिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए लोग क्षेत्र कार्य करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं।
तो फील्ड वर्क की अनुमति नहीं मिलती तो उसका न्यूज़पेपर में खूब आता रहता है कि फलाने लोग इतने बड़े थे, अमेरिका से आए थे, यूरोप से आए थे, उनको इजाजत नहीं दी गई। तो नहीं, इसलिए नहीं देते। अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन उनको इजाजत नहीं देता। तो फ्रीली मूवमेंट तो बाधित हो गया आपका और हमारा भी। इसलिए वो जो वीडियो वगैरह वायरल हुए थे उन लोगों के, खाना फेंका था लोगों ने, कार में से भी उधर से रोड से गुजरना मना कर देते हैं, क्योंकि आप उधर से गुजरोगे और आपने कुछ खाने पीने की चीज फेंक दी, उन्होंने उठा करके खा ली तो उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए वो अपना मूल स्वभाव में रहेंगे। उनका अभी सोशलाइजेशन इधर, कल्चराइजेशन इधर हुआ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो वेरियर एल्विन है और जवाहरलाल नेहरू हैं, वो ट्राइब्स के लिए नेशनल पार्क थ्योरी की बात करते थे ना शुरू में 1950 में, उसको नेशनल पार्क थ्योरी बोला था। बट नेशनल पार्क थ्योरी होता तो अभी ट्राइब्स न तो पढ़ पाते ना रिजर्वेशन का लाभ उठा पाते। तो धीरे धीरे वो हमारी जो इस सोसाइटी में मर्ज हुए, तो उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ नौकरियों में है, कुछ लोग चुनाव, नहीं तो चुनाव के लिए भी कैंडिडेट आप कहाँ से लाते एसटी के रिजर्वेशन पर। तो एसटी मेन स्ट्रीम सोसाइटी जिसको मानते हैं, हालांकि ये भी एक विवाद है कि मेन स्ट्रीम वो है या हम हैं तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम में तो वो है, हम लोग तो अब काफी कुछ नकली हो गए हैं, वो तो आज भी ओरिजिनल नेचुरल है। तो मेन स्ट्रीम तो उनको कहा जाएगा। तो ये डिबेट है, वो एक अलग इशू है, एंथ्रोपोलॉजिकल डिबेट में हम लोग नहीं जाते, ठीक है। तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता, निवास की भी ठीक वही क्वालिफिकेशन है जो घूमने फिरने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर में तो अब 370 हट गया है, तो वो वाला बात अब वो बचा नहीं तो वो भी था पहले रेस्ट्रिक्शन एक तरह का निवास करने के मामले में, लेकिन 370 अब नहीं है, तो आसानी से वहां निवास किया जा सकता है। और घुमा फिरा तो पहले भी जा सकता था, अब और अच्छे से घुमा जा सकता है। तो 19 वाली जो बाध्यता है वो ये है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ स्वतंत्रता है। इसलिए 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको ट्रिनिटी राइट्स कहा जाता है उनका एक पार्ट है। 14, 19 एंड 21, इन तीनों को ट्रिनिटी कहते हैं, ठीक है। गोल्डन ट्रिनिटी या ट्रिनिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ट्रिनिटी, फंडामेंटल राइट्स ट्रिनिटी, उन तीनों के इंटर रिलेशन पूछते हैं परीक्षा में। यूपीएससी ने पिछले 4-5 सालों में 2-3 सवाल पूछे हैं 14, 19, 21 को जोड़ करके। ठीक है, तो कभी कभी ऊपर से भी सवाल आते हैं जो बाहर से ऑब्जर्व करके आप पूरे अधिकारों को देखेंगे। यहां से संपत्ति वाला हिस्सा उन्होंने हटा लिया। तो ये चीजें हैं। अब आइए 20 में आ जाइए, आर्टिकल 20। ये भी स्वतंत्रता का हिस्सा है और 3 चीजों से बचाता है। 3 बड़ी चीजें हैं वो बचाता है। तीनों चीजें लिख लीजिए आर्टिकल 20 की। नो एक्स पेक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहला वाला चीज क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा, नो डबल जेपार्डी, दोहरे दंड के कराधान से मुक्ति। डबल पनिशमेंट नहीं हो सकता, डबल पेरिल से आप नहीं गुजार सकते उसको। सो नो डबल जेपार्डी। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये 3 मैंने जानबूझ के लिखवा दिए ताकि परीक्षा में लिखते समय, खास करके मेंस में, आप तीनों को लाइन से 1, 2, 3 करके लिख सकें। इसी सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटी वाले में, सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है।
अब सीक्वेंस चेंज करते हैं तो उससे आदमी कच्चा महसूस होता है, लगता है मैच्योरिटी नहीं है। इसलिए पॉलिटी में लिखते समय हमेशा सीक्वेंस फॉलो करें। तो पहले वाले में चलते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि कोई भी लॉ अगर बनेगा तो रेट्रोग्रेसिव इंपैक्ट नहीं आएगा उसका। रेट्रोग्रेसिव इंपैक्ट का मतलब ये है कि कानून अगर आज बना है और अपराध अगर उससे पहले हुआ है तो ये उस पर लागू नहीं होगा। बाद में बना हुआ कानून पहले के किए गए अपराधों पर लागू नहीं होता। आज अगर 20 तारीख है, आज अगर 11 तारीख है, तो 11 तारीख को जो कानून बन रहा है, अगर 9 तारीख को या 10 तारीख को कोई क्राइम हुआ है और इसके 1 साल पहले हुआ है, इसके 10 साल पहले हुआ है, तो उसके लिए 11 तारीख को जो कानून बना है उसकी शर्तें उसके साथ नहीं है, वो उससे बाहर है। उसको वही सजा मिलेगी जो उस समय के कानून के हिसाब से है, क्योंकि ये आज बना है, बाद में बना है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है निर्भया केस के समय में, जो माइनर था, एक लड़का जो था वो 18 साल से कम का था, तो उसको जुवेनाइल कस्टडी में उसमें रखा था, उसमें और 3 साल के लिए। बाद में उसको किसी एनजीओ ने जो है उसको काम वगैरह दिला दिया और वो सेटल हो गया, वो जिंदा है, जबकि बाकी लोगों को फांसी हुई है। तो उसको कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं मिला? वो क्यों बच गया? क्योंकि तब तक जुवेनाइल जस्टिस वाला जो कानून है वो बाद में बनाया गया, उसी केस को देखते हुए ही बनाया गया। संसद ने बाद में वो जो निर्भया केस हो गया था उसके बाद, क्योंकि वो घटना हो चुकी थी, वो क्राइम, वो ऑफेंस डन था, वो ऑफेंस हो चुका था। उसके बाद संसद ने कानून बनाया कि नहीं, अगर हीनियस क्राइम है, मर्डर वाला, रेप वाला हीनियस क्राइम, तो ऐसे में 18 साल से कम का व्यक्ति भी होगा तो भी उसको एडल्ट की तरह ही उसके साथ बिहेव किया जाएगा। सामान्य वाले में ठीक है, चोरी वाला है या कोई और दूसरा है, ऐसे में तो उसको जुवेनाइल वाले में कर देंगे। 18 से कम वाले को उसका ट्रायल अलग होगा। लेकिन हीनियस क्राइम्स अगर वो इन्वॉल्व है 18 साल से कम वाला रेप में और मर्डर में, तो उसके साथ एडल्ट की तरह भी होगा। तो हमने अमेंडमेंट तो कर दिया, लेकिन अमेंडमेंट कब किया? बाद में। तो वो व्यक्ति जिसके लिए सोच करके बनाया था, वो सुप्रीम कोर्ट तक चाहता था कि वो किसी भी तरह से उसको फांसी हो। पॉलिटिकल पार्टी सारी चाहती थी, पूरी देश की जनता चाहती थी, लेकिन नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। समझ में आ गया? रेट्रोग्रेसिवली आप उसको लागू नहीं करा सकते। तो एग्जाम्पल भी आपको जो है करंट अफेयर्स वाला मिल गया, उसको जोड़ के चलिएगा समझ के। इसलिए कानून जो है वो होना जरूरी है उसका। इसलिए भविष्य में, इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में बहुत डेटा की चोरी हो रही है, बहुत सारी कंपनियां हमारे डेटा का यूज करती है, और डेटा प्रोटेक्शन लॉ का जो बिल है अभी फिर उन्होंने बिल पास ही नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ कमियां बता के उसको और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा बहुत सारी रिकमेंडेशन दे दी स्टैंडिंग कमेटी ने, तो रिकमेंडेशन दी तो रिकमेंडेशन मान करके उसको एक्ट बना दो, बाद में अमेंडमेंट कर लेना। लेकिन अभी कुछ लागू तो हो जाए डेटा प्रोटेक्शन वाला। तमाम लोग मिसयूज कर रहे हैं, आपका डेटा लेते रहते हैं दिन भर। तो कमेटी बनाई थी सरकार ने, कौन सी कमेटी बनाई थी डेटा प्रोटेक्शन पे? बीएन श्री कृष्णा कमीशन बनाया। और बीएन श्री कृष्णा कमीशन खुद हैरान है कि बोले ये क्या कर रहे हो भाई, इसको बनाते क्यों नहीं? बनाइए उसको। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बनाओगे नहीं, और आज की तारीख में जो क्राइम हो रहा है, ऑफेंसेस हो रहे हैं, क्राइम वर्ड यूज नहीं करते, ऑफेंसेस वर्ड यूज होता है, खास करके आईपीसी के हिसाब से। तो आप लोग सब सिविल सर्विसेज में लिखते समय क्राइम वर्ड यूज नहीं करें, ऑफेंसेस, अपराध। हिंदी में तो वही आ जाएगा, लेकिन
क्राइम वर्ड यूज नहीं होगा। तो ऑफेंसेस तो हो रहे हैं, लेकिन ये विचार योग्य नहीं होंगे बिकॉज आर्टिकल 20, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो नहीं होगा तो वो फिर विचार ही नहीं होगा उस पर। इसलिए जल्दी से जल्दी एक बार लॉ आ जाना चाहिए और पनिशमेंट निर्धारित हो जाए, क्योंकि नए डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी में उन्होंने साफ साफ बिल में ये सब बता दिया था कि आप जिस पर्पज के लिए डेटा ले रहे हैं वही पर्पज होना चाहिए, पर्पज जो है वही होना चाहिए, दूसरे पर्पज के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। ये नए कानून में ये सब चीजें थी, जबकि अभी उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। कॉर्पोरेट्स इसका विरोध कर रहे हैं कि पर्पज बदल भी सकता है, क्योंकि डेटा का बहुत सारा डायमेंशन है, बहुत सारे यूज होते हैं उसके, मल्टीपर्पज है। और आज हमारी कंपनी ने यूजर को ये बताया है कि हम आपका डेटा लेंगे, अगर आप हमारा ऐप यूज करेंगे तो ऐप बनाने वाली कंपनी आपको ऐप यूज करने देती है, उससे पहले आपकी कंसेंट लेती है। तो कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, और कंसेंट जिस पर्पज के लिए ली है आपने उसी में उसका उपयोग करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। करोड़ों का व्यापार है डार्क नेट पे, डेटा बेचा जा रहा है, आपके फोटोग्राफ बेचे जा रहे हैं, आपके वीडियो ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं, पूरी गैलरी छान सकते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट ले सकते हैं, आपका कॉल बिहेवियर ले सकते हैं, आपका सर्चिंग बिहेवियर ले सकते हैं, आप किन चीजों को ज्यादा सर्च करते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनियों को सेल किया जाता है, उसी आधार पे आपके पास मैसेजिंग होता है, उसी आधार पर आपको बल्क मैसेजेस आते हैं, उसी आधार पे आपका सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट फ्लो होता है, फ्लोट होते हैं ना एडवर्टीजमेंट। आप जो सोचते हो, बात करते हो, किसी से आपने बात की, वैसे ही एडवर्टीजमेंट दिखाई देने लगते हैं। तो ये चीज जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ अगर प्रॉपर बन जाएगा, अब आप 2 साल बाद बनाओगे तो 2022 में 23 में ये बोल रहे हो कि अभी दिसंबर में लेके आते हैं विंटर सेशन पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद तो मतलब मजाक समझ रखा है। हर पल डेटा चुराया जा रहा है, हर पल। और फिर उस समय में अगर सितंबर में अभी कोई ऑफेंस होंगे तो उसको वो काउंट ही नहीं होगा, जबकि एक बार आ जाएगा, अगर वो गलत भी है, थोड़ा कुछ भी है, तो कम से कम कानून तो लागू हो जाएगा ना। फिर आप अमेंडमेंट कर लेना बाद में, अमेंडमेंट तो करते ही हो ना, तो अमेंडमेंट कर लेना, कम से कम कानून तो लागू करो। इसलिए हमेशा सरकारों को तत्पर रहना चाहिए। तो 2013 से पहले मैं बोलता भी था ना कि लड़की को घूरना जो है वो क्राइम था ही नहीं, 13 के बाद में वो क्राइम हो गया। किसी लड़की का स्टॉकिंग करना, पीछा करना 2013 के पहले क्राइम ही नहीं था, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है उसका। अब अगर कोई लड़की के सर वो पीछा कर रहा था अभी हमारा, इतने में उसकी जमानत नहीं होगी, वो अंदर हो जाएगा, जबकि 2013 के पहले ये सब था नहीं। तो क्या मतलब 2013 के पहले मनुष्य नहीं थे? मतलब कौन थे फिर? वो देवता थे सब। और 13 के बाद एकदम सारे राक्षस हो गए, तो ऐसा क्या? तो ये तो आपको पहले जितना जल्दी हो सके कानून बनाने में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज क्राइम हो रहा है, बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में हो रहा है, और उसमें फिर इस आधार पर न्याय नहीं मिलेगा। आप देर करेंगे तो इन दिनों में जो क्राइम हो रहा है या ऑफेंसेस हो रहे हैं उसके ऊपर जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये चीज, इसका इंपॉर्टेंस 20 वाले का समझ में आया आपको? लेकिन ये नागरिक को तो अधिकार दिया हुआ है ताकि उसके ऊपर पुराने मामले लाद करके उसको अंदर न कर दे कोई, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल भी कोई क्राइम नहीं कर रहा, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर रहा। दूसरा, नो डबल जेपार्डी, दोहरा दंड नहीं दे सकते आप उसको, डबल सजा नहीं दे सकते। एक बार उसको सजा मिल गई, उसी के ऊपर फिर से गलती की तो फिर सजा होगी, लेकिन उसी गलती के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वाला एक केस है जिसमें वो गए कि मैं IAS था और मैंने मर्डर किया, तो 302 में मुझे सजा मिली, 299 300 में तो उसकी डेफिनेशन है, और 302 में IPC में उसकी मुझे पनिशमेंट मिला। तो बट मेरे साथ एक और हुआ कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया, इधर वो भी कर दिया, तो मुझे एक तरह से 2 तरह की सजा मिल गई है। तो उन्होंने कहा नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया उस केस में कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव आपके
जो आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी या डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे, ये जो उधर कोर्ट से जो सजाएं मिलेंगी आईपीसी की, और उसमें जो सजा आपको मिलेगी वो इसमें काउंट नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं। ये अलग चीज है, वो अलग चीज। को किसी कोर्ट से 2 बार सजा नहीं मिलेगी आपको सेम क्राइम में, उधर वाले में 2 सजा नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक सजा भारत सरकार ने इधर से दे दी, गवर्नमेंट ने, और एक सजा उधर कोर्ट ने दे दी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये 2 सजा नहीं है। ठीक है ना? तो मीनिंग समझ में आ गया आपको। 2 सजा का मतलब क्या? कोर्ट से 2 सजा किसी एक ही क्राइम के लिए नहीं होगी। तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं करेगा किसी को भी, खास करके व्यक्ति, कोर्ट, पुलिस ऑफिसर, सीआरपीसी में काम करने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं करेंगे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए। तो इसलिए जो लोग खुद अपनी घोषणा करते हैं, कबूल कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, उसको कोर्ट में नहीं माना जाता, कोर्ट उसको मान्यता नहीं देती। अगर कोई सरेंडर कर दे तो सरेंडर वाली बात जो है वो भी कानून में नहीं है, ध्यान रखिए। क्योंकि सरेंडर करना मतलब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का ही पार्ट है, इसलिए सरेंडर जैसी कोई बात नहीं है। मीडिया ने ये शब्द बनाया हुआ है, मीडिया का ही शब्द है। सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी में गिरफ्तारी है। आप थाने तक पहुंचे हो, चाहे वो आपके घर से उठा ले गए हो पुलिस वाले, दोनों ही गिरफ्तारी है। ठीक है? या आपने कोर्ट में जाकर के जज के सामने कहा कि मैं गिरफ्तार होने आया हूं, तो आप कोई सरेंडर नहीं हुआ, आपने गिरफ्तारी दी है। उन्होंने गिरफ्तार किया है और आपने गिरफ्तारी दी है, अपने आप को गिरफ्तार करवाया है, उसको सरेंडर नहीं बोलेंगे। मीडिया की लैंग्वेज थोड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। सरेंडर होना तो ये हुआ है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपराध किया है और मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूं। तो फिर संविधान में आर्टिकल 20 में तो उसको मौलिक अधिकार दिया हुआ, तो उसका तो वायलेशन हो गया ना, फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो गया, इसलिए सरेंडर जैसा नहीं हो सकता। क्लियर? तो फिर क्या होगा? गिरफ्तारी दिया, अरेस्ट किया, अरेस्ट होता है, आप जाएंगे तो भी अरेस्ट कहलाएगा, और वो आएगा पकड़ने के लिए आपको तब भी अरेस्ट ही कहलाएगा। थोड़ी सी लीगल उस टर्म्स को उसको लिखते समय में समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर लिखते समय बचकानापन दिखेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ दिखेगा। किसके साथ? 20 और उसके साथ, सीआरपीसी के साथ। तो होना नहीं चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरेस्ट होता है, तो अरेस्ट होने के बाद आप जो पुलिस को बयान देते हैं, हाँ आपने पुलिस को बयान दिया, बट मजिस्ट्रेट जो है उसको नहीं, बट जज जो है पूरा ट्रायल करता है। जज की ये जिम्मेदारी है कि ये बोल रहा है। तो कई बार लोग अपने ड्राइवर को आगे कर देते हैं कि इसने मर्डर किया, जबकि उसको पैसा दे देते हैं, उसको बोलते हैं थोड़े दिन जेल में रह लेना, फिर तुम्हारा केस लड़ लेंगे, तुमको छुड़वा लेंगे, मर्डर तो हमसे हो गया है पर अब इसकी जिम्मेदारी तुम ले लो। तो वो पहुंच भी जाता है छुरा वगैरह लेके या गन लेके, मैंने किया है, ये मार दिया है, वो आगे रह के ही बता देता है, सब कुछ कर देता है। तो वही हो गया सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रोकने के लिए तो इसकी सच्चाई का पता लगाना भी अब कोर्ट का काम है। कोर्ट अब इस चीज का सच्चाई का पता लगाएगी। सबसे पहले तो वो अधिकारियों को बोलेगी इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ, और मुझे सारे सबूत, गवाह और सब चाहिए कि कौन इसी ने किया है, मर्डर इसी ने किया। जो ऑफेंसेस ये बता रहे हैं वो इसी के द्वारा कमिट हुए हैं, इसी ने किया है, बताओ। उसकी जांच होगी और लास्ट में निकल आया कि नहीं इसने नहीं किया, तो फिर किसने किया उसको खोजना है, तब प्रॉपर जस्टिस होगा। ऐसा नहीं कि उसने कहा मैंने किया और उसने कहा अच्छा तुमने किया तो चलो ठीक है जाओ तुम, ये हो गया कन्विक्शन, तुमको मिल गई सजा, अब सब कुछ रफा दफा। नहीं, इतना आसान नहीं है, पूरा ट्रायल चलेगा। स्वीकार कर लिया उसके बावजूद भी पूरा ट्रायल चलेगा। इसलिए इकबालिया बयान का कोई मतलब नहीं।
लेकिन अभी ईडी वाले में ये कंट्रोवर्सी बहुत फ्लोट कर रही है, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, कि ईडी के ऑफिसर जो अगर किसी से बयान लेंगे, अगर किसी ने परेशान होकर के बोल दिया हाँ भाई तुमको जो करना है कर लो, जेल में डाल दो, ये पैसा मेरा ही है, ये सारा काला धन मेरा ही है, और हाँ मैं चोर हूं, तो उसको माना जाएगा कोर्ट में। तो इसलिए ईडी को बहुत ही ब्लैक एक्ट और वो माना गया कि तुमने क्या बना दिया, तो बोले ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेल्फ इंक्रिमिनेशन के 20 का ही वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि इसमें तो आप उसको खुद को गवाह बनने के लिए बाध्य कर रहे हो। और ईडी इतना हैरास करता है, घंटों घंटों पूछता है कि लास्ट में आदमी उगल ही देता, बोले रोज रोज का झंझट ही खत्म, भैया हाँ किया मैंने किया है, तो वो स्वीकार कर लेता है। तो लोग बोलते हैं इतना जो है ड्रैकोनियन लॉ तो ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं था, मतलब ये क्या है, ये क्या बना दिया तुमने। तो मोदी जो अभी 2019 में अमेंडमेंट लेके आए ईडी वाले कानून में, वो यही वाला लेके आए। और फिर 22 जो मैं बताऊंगा अभी, उसमें भी 22 में आपको ग्राउंड बताना जरूरी होता है कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको अरेस्ट क्यों किया गया। इसमें ग्राउंड बताना जरूरी नहीं है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जाए। कई बार तो आदमी को लगता ही नहीं कि वो अरेस्ट भी है कि नहीं है, क्योंकि तो कुर्सी पे बिठा देते हैं 11 बजे बुला के, उसके बाद उसको लगता ही नहीं कि अपने मतलब शाम को 5 बजे घर जाऊंगा, यहाँ से सीधा जेल जाऊंगा, उसको दिन भर ही नहीं लगता। वो तो 5 बजे जब उठ के जाने लगता है तो बोले नहीं जाना नहीं है आपको जेल जाना, तब उसको लगता है। तो वकील से मिलने का भी काम नहीं है, तो वकील करने का जो है वो एक तरह से मौका ही नहीं मिलता उसको कई बार, जबकि वो भी उसका फंडामेंटल राइट है, ग्राउंड बताना भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन उन्होंने कहा ये तो हीनियस क्राइम है, टेररिज्म जैसा है, और हम तो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं, तो वो उसका लेता है। तो बड़ा मजेदार है, तो वो उसको 22 में भी जोड़ेंगे, अभी यहाँ पे भी 20 में भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो दोनों चीजें आती है, फंडामेंटल राइट्स अभी ईडी वाले में दोनों आएंगे, इसलिए मैं करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके आपको पढ़ा रहा हूं। तभी तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं बची इंडिया में, और बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए आपने ये कर दिया। तो बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखते रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखते रहते हैं, वो बोले ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी खतरे में हो गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपने खत्म ही कर दिया, डैमेज कर दिया उसको, और उसके लिए देश को बताया भी नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हो, और ना ही आपने 368 का उपयोग किया, आपने तो सीधा ही कानून ऐसा बनाया कि उससे अपने आप ही वायलेशन हो गया। ये चीज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बचा का, बहुत भयंकर आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। खैर वो एक अलग डिबेट, लेकिन जो भी डिबेट है वही तो आपके क्वेश्चन है। यहाँ पे विवाद पैदा होगा, कॉन्टेंशियस मैटर आएगा, तो एकदम से आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो 20 क्लियर हो गया, तीनों चीजें, सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी नहीं होने देना। तो कहां कहां कैसे कैसे हो सकता है, तो एग्जांपल्स भी साथ साथ आपको मेंस में लिखना होंगे। 21 में आ जाइए, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन उसके साथ मुद्दे जो हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी व्यक्ति के प्राणों का हनन या उसके प्राणों को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जा सकता। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, फिर बता दूंगा अभी आज। आप उसके जान ले सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हत्या कैसे होगी, बकायदा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मौत की सजा देकर के उसके प्राण लिए जा सकते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो पहले हम लोग 21 पढ़ने से पहले इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दो चीजों को समझना पड़ेगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ब्रिटिश ओरिजिन है,
और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय का लॉ का मतलब ये होता है कि जो प्रोसीजर है अभी वो कानून के द्वारा स्थापित है, कानून ने बनाया। तो इसका क्या मतलब है? तीन चीजें हैं इसकी, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तीन पार्ट हैं। क्या पार्ट हैं? पहला कि कानून है, कानून मौजूद है। पहले तो ये टेस्ट होता है, तीन टेस्ट हैं। पहला टेस्ट कानून है, यस राइट, टिक लगा देते हैं, सही का निशान लग जाता है कि हाँ कानून है, कानून मौजूद है, अच्छा ठीक है। तो कोर्ट के पास में ज्यादा कुछ बचता नहीं। कोर्ट ये देखता है जब भी ऐसा मामला जाता है तो कोर्ट देखता है कानून है, हाँ है। दूसरा चीज है कानून जिसने बनाया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम है, यानी उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। गांव के लिए कानून ग्राम सभा ने बनाया है, पंचायत ने बनाया है। स्टेट के लिए जो कानून बनाया है वो विधानसभा ने बनाया है। और अगर वहां पर बाइकैमेरियल है तो विधान परिषद ने भी उसको पास किया और फिर प्रॉपर। दूसरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है, हाँ बनाया। तीसरा प्रोसीजर ठीक से फॉलो किया गया कानून बनाने का, बोले हाँ प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया कानून बनाने का। तो बस ठीक है, मुझे क्या करना है, बस बात खत्म। फिर तो वो सजा हो ही जानी है, जो उसमें लिखा है वो हो जाएगा। तो जज जो है फैसला देते समय इन तीन चीजों को देखता है, कानून है, सही संस्था ने बनाया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है और पूरी प्रक्रिया का पालन किया, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो इसको कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर पर आप इतना सा लिख देंगे तो बात बन जाएगी, नहीं, अभी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मजबूत करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत मजबूत कर देता है। एग्जीक्यूटिव के हाथ में उतना ज्यादा नहीं होता, देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में उतना ही होता है क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले के पास में उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और किसको एडमिनिस्ट्रेट करना है? जिसको कानून बना दिया गया, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, कानून बनाने वाली संस्था का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है इस सिस्टम में, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में। दूसरी चीज क्या हो जाती है, ऐसा जब भी होता है तो आर्बिट्रेरीनेस जो होता है उसका एग्जीक्यूटिव का, और वो भी रेस्ट्रिक्ट होता है, पहले से डिसाइड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट वाला पार्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको व्याख्या करनी पड़ेगी उसकी। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से लिया हमने? जापान। जापान का मूल कंसेप्ट है। यूएसए भी प्रैक्टिस करता है, बट जापान का मूल कंसेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसके अंदर एक चीज जोड़ देते हैं, नेचुरल जस्टिस। एक और चीज जुड़ जाती है, केवल नेचुरल जस्टिस। तो वो हो जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि विहित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी जो होती है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तीसरा प्ले भी आ जाता है। पहले एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव था, अब जुडिशरी भी आ गया। और जुडिशरी ये तय करती है कि कानून ठीक से बना है, कानून है, हाँ है, प्रोसेस है नहीं, पूरा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो वो चेक करेगा ही, बट लास्ट में ये चेक करेगा कि यहां ये इंप्लीमेंट करने लायक है कि नहीं, ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं। और अगर ये यहां इंप्लीमेंट करने लायक है तो उसके लिए प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर ठीक है। इस घटना विशेष के दृष्टिकोण से प्रेसिडेंस पे नहीं जाएगा कि पहले पूर्व निर्णय क्या हुए हैं, पुराने निर्णयों से लेना देना नहीं, आज की तारीख में बात करनी है। और दूसरा उसका नेचुरल जस्टिस वाली जो बात आती है, एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को जो समझ में आती है कि इसका क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? मेनका गांधी केस में भारत के संविधान में ये चीज प्रवेश कर गई। संविधान में नहीं कह सकते, कोर्ट के निर्णयों में आया, लेकिन वो संविधान का हिस्सा बन गई, आर्टिकल 21 का हिस्सा। मेनका गांधी केस, पासपोर्ट केस, उसको पासपोर्ट केस के नाम से भी जाना जाता है। और आर्टिकल 19 में जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है वो थ्रू आउट कंट्री, और विदेश जाने की जो स्वतंत्रता है वो 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा हो गया। विदेश जाने की स्वतंत्रता राइट टू लाइफ का हिस्सा हो गया। ये इसी केस से हुआ, मेनका गांधी केस। इमरजेंसी का टाइम था, और चूंकि वो इंदिरा गांधी की बहू थी और नजरबंद था इंदिरा गांधी का परिवार, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, तो मिली जुली सरकार थी, जनसंघ की और जनता पार्टी की। उस समय बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था। तो मेनका गांधी को जब विदेश जाने से रोका गया कि वो विदेश नहीं जा सकती, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की थी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने कहा नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ठीक है आप जो बोल रहे हैं, बट राइट टू लाइफ का पार्ट है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, किसी को आप रोक नहीं सकते। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो ये डिग्निटी के खिलाफ है, गरिमा के खिलाफ, ये उस व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ, तो व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ नहीं जा सकते। और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, तो नेचुरल जस्टिस आ गया वहां से। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय बच्चे को भी समझ में आ जाता है। इसलिए आपने वो कहानी सुनी है, एक राजा के पास में दो मां झगड़ती हुई गई कि ये बच्चा मेरा है, दूसरे ने कहा ये बच्चा मेरा है। तो राजा ने प्राकृतिक न्याय किया, उसने कहा एक काम करो कि इसको आधा आधा कर दो बच्चे को और दोनों को दे दो। तो एक मां चिल्लाई कि नहीं नहीं इसी को दे दो, पूरा इसको दे दो, आधा करने की जरूरत नहीं है। तो राजा ने तुरंत पकड़ लिया कि ये इसकी मां। अब ये तो आईपीसी नहीं है, ये तो सीआरपीसी के तहत भी नहीं हुआ, ये तो किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी नहीं था या ना ही स्टैट्यूटरी लॉ था, बस ये राजा का विवेक था। नेचुरल जस्टिस, इसे कहेंगे नेचुरल जस्टिस। मतलब जेन्युइन कारण जो है वो पता होना चाहिए कि जस्टिस क्यों हो रहा है। ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा डीप में ज्यादा आर्ग्यूमेंट की भी कोई जरूरत नहीं। तो जो महिला जिसका बच्चा नहीं था और वो बच्चे को काटने वाली बात पर भी चुप रही, अगर उसका एडवोकेट खड़ा होता तो उसके पास जो तर्क है वो तो धरे रह जाएंगे, क्योंकि राजा तो फैसला ही ले लेगा उस आधार पर। तो फैसला वो जो सबूत लेके आया है कि हमारे पास इसका कार्ड है, हमारे पास इसका ये, इसके कपड़े हमारे घर पे पड़े हुए हैं, पड़ोसियों से पूछो ये इतने साल से इसके साथ रहता है, उन सब आर्ग्यूमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। इसलिए मेनका गांधी केस में आया कि न्याय होना पर्याप्त नहीं, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। आपने न्याय कर दिया, आपने कहा डन, नहीं नहीं, ओनली आपके डन करने से नहीं होता न्याय। न्याय लोगों को महसूस होना चाहिए कि न्याय हो रहा है, वो दिखना चाहिए। मेनका गांधी केस से निकल करके ड्यू, इसको बोलेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो श्रेष्ठ है किससे? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉज। क्लियर हो गया? मुझे लगता है अच्छा एग्जांपल मिला आपको नेचुरल जस्टिस का। कई बार आप देखोगे कि ये इसका था, ये उसका था, ऐसे बात होती, विवाद वाले, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। किसी बच्चे को वैसे भी बताओ, जैसे कोई बोलता है कि भाई साहब आप ही बताओ, माँ मेरे पास 6 महीने रह ली है, पिताजी हमारी पहले से ही डेथ हो गई है उनकी, माँ हमारे यहाँ अब 6 महीने रह ली है, अब आप ही बताओ ये बड़े भाई साहब के यहाँ पे भी 6 महीना इनको रहना चाहिए कि नहीं? तो आप क्या जस्टिस दोगे? कानून की किताब में नहीं है। अरे भैया ये माँ है, इनका मन जहां लगेगा वहां रहेंगे,
अगर ये तुम्हारे यहीं रहना चाहते हो, बड़े भाई के यहाँ नहीं जाना चाहते तो तुम्हारे यहाँ रख लो। बात समझ में आई ना? एक आम आदमी सहज बुद्धि से जो अपने माँ बाप से प्यार करता है वो किस प्रकार से बात करेगा, समाज में जो रहता है उसके जो सिद्धांत है, मूल्य हैं, वो किस प्रकार से बात करेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं आपका कहना बहुत सही है, 6 महीना आपके यहाँ रह ली ना, अब तो वाकई में इनको बड़े भाई के यहाँ चले जाना चाहिए। इस प्रकार का आदमी होगा तो वो धूर्त टाइप लगेगा क्या आदमी यार, तो मतलब ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। जबकि वो ऐसा लगेगा कि ये जस्टिस कर रहा है, 6 महीने यहाँ रहे, 6 महीने में आ रहे, ये न्याय हो गया, मतलब दोनों भाई बराबर परेशान होंगे या दोनों भाई को बराबर सेवा करनी पड़ेगी और करना ही चाहिए। अरे उसका मन लगेगा, माँ का वहां रहेगी ना माँ। नेचुरल जस्टिस ये है उसके लिए न्याय उस प्रकार का करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा सिद्धांत और आर्ग्यूमेंट और उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। नेचुरल जस्टिस बहुत ही मासूम होता है। किसी बच्चे से भी पूछो तो वो जवाब दे दे कि ये है, ऐसा होना चाहिए। लॉकडाउन में 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना मिलना चाहिए कि नहीं? लॉक लगाओ, वो ऐसे थोड़ी है जिसके पास होगा वो खाएगा, बाकी का हम क्या करें, हमारे टैक्स के पैसे से हम खिलाएंगे क्या? सबका ठेका ले रखा है क्या हमने? नहीं भैया, काम बंद है भाई, वो तो काम करके भी खाना चाहता है। काम बंद पड़ा है ना, फैक्ट्री बंद है, कहीं जा नहीं सकते। सब लोग बोले नहीं 1 महीने का राशन पास में रखना चाहिए। अरे कौन रखता है 1 महीने का राशन? बहुत पैसे वाले लोग रखते हैं, मिडिल क्लास लोग रखते हैं। कम से कम मिडिल क्लास में आना चाहिए उसको, तब जाके कर पाएगा ना वो। लोअर क्लास वाला कैसे 1 महीने का राशन रखेगा? तो नेचुरल जस्टिस ये है कि नहीं, इन लोगों को कैसे भी करके फूड पहुंचाओ भाई, पैसा ना दे सके तो भी। बोले नहीं 5 रुपए किलो वाला कर देते, जानबूझ के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क रखा है ना। और ऐसे में यदि कोई नेता बोल रहा है हमने इनको 80 करोड़ लोगों को, भूखे लोगों को खिलाया, तो फिर उस पर भी गुस्सा आना चाहिए नेचुरल जस्टिस के हिसाब से। अब तुम चुप ही हो जाओ भाई, ये बोलने की जरूरत नहीं है, इतना ओछा भी मत बनो। तो समझदारी ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट ये है, ठीक है। समझदारी पढ़े लिखे आदमी का जो एक बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग, जिसे बोलते हैं ना अंडरस्टूड है ये, तो अंडरस्टूड पार्ट जो है वो एक तरह का नेचुरल जस्टिस है। क्लियर? तो आर्टिकल 21 उसके हिसाब से जाता है और उसके हिसाब से जाता है। तो राइट टू लाइफ ने गजब का एक्सटेंशन लिया, इतने सारे अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड मनरेगा उसका पार्ट बन गया, राइट टू इंफॉर्मेशन उसका पार्ट बन गया, राइट टू फूड उसका पार्ट बन गया, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन 21A अमेंडमेंट होकर के वो तो राइट टू एजुकेशन तो उसका बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट बन गया। इम्प्लिसिट नहीं, एक्सप्लिसिट पार्ट बन गया। इम्प्लिसिटली तो बहुत सारे राइट्स हो गए जो उसी का हिस्सा हो गए, राइट टू लाइफ का ही, आप उनको अलग ही नहीं कर सकते। लेकिन एक्सप्लिसिटली भी राइट टू एजुकेशन उसका 21A बना लिया और संविधान संशोधन करके जुड़ गया राइट टू एजुकेशन। अगर उसकी 6 से 14 साल के बच्चे को अगर पढ़ने नहीं दिया तो फिर उसकी हत्या करने के बराबर है। किसी की नौकरी अगर छीन ली तो हत्या करने के बराबर है। किसी को सूचना नहीं दी तो हत्या करने के बराबर है। किसी को साफ हवा नहीं मिली, एनवायरमेंट अगर शुद्ध नहीं है तो हत्या करने के बराबर। पानी अगर शुद्ध पीने का नहीं मिला तो हत्या करने के बराबर है। खाना समय पे नहीं मिला तो राइट टू फूड तो हत्या करने के बराबर। और उसकी गोपनीयता भंग कर दी, राइट टू प्रिवेसी, तो कई लड़कियां और सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि बोले उनका फोटो वायरल कर दिया और वो हो गया और फलाना, इतने में सुसाइड कर लेती हैं लड़कियां। तो वो तो राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया ना, प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी राइट टू लाइफ का पार्ट है, हत्या करने के बराबर है। टेलीफोन टेप कर लिया तो हत्या करने के बराबर है। टेलीफोन टेपिंग भी नहीं कर सकते आप। तो कई चीजें राइट टू लाइफ का हिस्से में आती गई और वो विस्तार लेता गया। किसके द्वारा हुआ ये? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से तो राइट टू लाइफ किसी काम का नहीं है। उसमें तो आप उसकी जान भी ले लोगे और कानूनन अच्छे भी बने रहोगे। तो उसमें आया कि फिर मुद्दा आया था खास करके जब बहुत सारे ऐसे केस आए, रति नाम वाला केस है और अरुणा शानबाग का मामला है कि
राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी उसी का हिस्सा है, मरने का अधिकार भी उसी में है। राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी है, तो कुछ लोगों ने सुसाइड को भी जो है उसको लेजिटिमेट करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला फिर बदला कि नहीं, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं है। लेकिन अरुणा शानबाग का मामला जब आया, वो कौन सा हॉस्पिटल था मुंबई का, मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन नेम है, हाँ, तो अरुणा शानबाग के जो रेप हुआ था, एक वार्ड बॉय था, उसने रेप किया था, वो नर्स थी अरुणा शानबाग, उसका रेप हुआ। तो हॉस्पिटल की नर्सों ने और उन्होंने तय किया कि अब ये चूंकि वेजिटेटिव स्टेज में चली गई हैं और बिना सपोर्ट के, लाइफ सपोर्ट के तो ये जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन इसकी सेवा भी करने के लिए हमने एक रूम पूरा इसको दे दिया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया कि एक रूम इसके नाम का रहेगा, और उसके जो फ्रेंड थी, जो साथी नर्सेस थी, उन्होंने तय किया कि हम इसकी सेवा करेंगे और इसको यूथेनेसिया की जरूरत नहीं। लेकिन एक एनजीओ था, वो एनजीओ पहुंचा कि इनको यूथेनेसिया दिया जाए। यूथेनेसिया मतलब अच्छी मृत्यु, अच्छी वाली मृत्यु, गुड डेथ, तो इनको दे दिया जाए, तो यूथेनेसिया दे दिया जाए तो खत्म हो जाए मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी बाद में जो है इसके ऊपर डिसीजन दिया। बहुत सारे केसेस हैं, आप पढ़ोगे तो कई लोग ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, ब्रेन डेड हो जाते हैं, तो ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, उसका भी मामला है। 3-4 मामले तो मेरे नोट्स में ही मैंने डाले हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो आर्टिकल 21 का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या उसमें राइट टू डेथ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, राइट टू डेथ तो नहीं कह सकते, लेकिन डिग्निफाइड डेथ उसका पार्ट हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार यदि गरिमा के साथ है, तो उसकी मृत्यु भी गरिमापूर्ण होनी चाहिए, दुर्गति नहीं होनी चाहिए मरते समय उसकी। तो लास्ट स्टेज ये है कि 2 प्रकार के यूथेनेसिया होते हैं, एक्टिव यूथेनेसिया एंड पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब ये है कि जिसमें आदमी बहुत पेन में है, बहुत ही दुख में है, बहुत कष्ट में है, उससे जिया नहीं जा रहा, लेकिन उसके प्राण भी नहीं निकल रहे, तो उसको कुछ इंजेक्शन, दवाई और ऐसा कुछ दिया जाए कि उसके प्राण चले जाएं। तो इस तरह से मारा जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। और पैसिव यूथेनेसिया किसे कहते हैं? पैसिव यूथेनेसिया उसे कहते हैं कि अगर उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए, ऑक्सीजन सिर्फ हटा ले हम, तो उसकी डेथ हो जाएगी। हमको कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, बट हमने उसको जिंदा रखा हुआ है, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमने दे रखा है, और इक्विपमेंट आईसीयू में उसको तमाम मशीनों के माध्यम से उसको जिंदा रखे हुए हैं। तो अगर हम उन मशीनों का सपोर्ट हटा ले, कुछ नहीं तो ऑक्सीजन ही शायद हटा ले, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इस मामले में कि पैसिव यूथेनेसिया हम अलाउ करते हैं, बशर्ते बकायदा डॉक्टरों का एक पैनल हो और हाई कोर्ट की निगरानी में ये हो। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा इसको कि पैसिव यूथेनेसिया तय करना, हाई कोर्ट से नीचे, सबऑर्डिनेट कोर्ट का नहीं। और हॉस्पिटल का जो डॉक्टर्स का पैनल है, बाहर वाला भी पैनल हो सकता है, कमेटी होगी, वो सलाह करके और फिर वो आपको करेगी। तो ये स्थिति वर्तमान प्रेजेंट स्टेटस ये है कि यूथेनेसिया अलाउ है, इच्छा मृत्यु अलाउ है, बट वो क्या होना चाहिए? पैसे वाला, यानी केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लेंगे तो इतने में बात बन जाएगी। तो ये सारे मामले याद रखिएगा। मुझे लगता है 21 से जुड़ी हुई एक और चीज है, जैन धर्म में संथारा प्रैक्टिस होती है, संलेखना, जिसमें जो बुजुर्ग संत होते हैं वो अपने जीवन को अंतिम विराम इस रूप में देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, और फिर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो लेटे रहते हैं, खाते पीते नहीं है, तो वो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी यूथेनेसिया का एक प्रकार माना गया, सुखद मृत्यु ही है, लेकिन वो उसमें वो थोड़ा सा विवाद हुआ था, राजस्थान में उसका केस भी लगा। तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट उसी में चला गया, किस कौन से वाले में? रिलीजियस एसेंशियल टेनेट्स में। क्या है? धर्म के आवश्यक मूल सिद्धांत है,
संलेखना, तो उन्होंने कहा हाँ, जैन धर्म में संलेखना पहले तीर्थंकर भी ऐसा करते आए हैं, बहुत सारे साधुओं ने किया है, तो ये जैन धर्म की प्रैक्टिस में होता है। तो उसको उन्होंने एक तरह से अभी बहुत ज्यादा उसको इलीगल, वही मैंने बताया ना, नॉट लीगल वाली स्थिति है ना, लीगल और इलीगल दोनों में नहीं माना उसको ना, तो वो, लेकिन उसका प्रेजेंट स्टेटस ये है कि उसके कारण किसी को जेल नहीं होती अभी। तो एक तरह से वो स्वीकार, एक्सेप्टेंस ही है उसका। तो दो तरह के मामले आपको हमने बताया। तो आर्टिकल 21 जो है ये एक पार्ट है मैंने, और इसके सारे बारे डिबेट जो है वो भी आपको बताते। 22 अभी मैंने जिक्र किया था। दो प्रकार के डिटेंशन होते हैं, दो तरह से कैद में लिया जाता है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन जो होता है वो क्राइम के मामले में, यानी कि खास करके ऑफेंसेस के, जनरल जो ऑफेंसेस होते हैं, ऑर्डिनरी ऑफेंसेस, जनरल शब्द नहीं यूज करेंगे, ऑर्डिनरी ऑफेंसेस, ऑर्डिनरी ऑफेंसेस और स्पेशल ऑफेंसेस, जैसे कि पोटा में लगता था टेररिज्म के अगेंस्ट, और वो जैसे कोई क्राइम यानी ऑफेंस कमिट हो चुका है, बकायदा ऑफेंस हो चुका है, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन है। तब आप उसको अरेस्ट करेंगे, तो पनिशमेंट के लिए आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्राइम हो चुका है, अपराध हो गया, और अपराध होने जा रहा है, पुलिस को लगता है कि ये अपराध करेगा, उसके लिए हम पहले से इसको पकड़ के रखें, प्रिवेंटिव डिटेंशन। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, खास करके आतंकवाद के मामलों में, स्पेशल मामलों में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 दिन पहले तीस्ता सीतलवाड़ के लिए बोला कि 2 महीने से ज्यादा हो गए, आपने इसको कैद में रखा हुआ है, ना पोटा लगा है, ना यूएपी है, ना कोई ऐसा खतरनाक कानून है आपके पास, ये तो ऑर्डिनरी वाले में रख रखा है आपने, जबकि ऑर्डिनरी वाले में 24 घंटे का समय सीमा है न्यायाधीश के पास प्रस्तुत करना है। आर्टिकल 22 का वायलेशन हो जाएगा। तो तीस्ता सीतलवाड़ का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि या तो फिर अपनी धारा लगाओ, कानून लगाओ ना, आप इस पे कानून लगाओ, उतना खतरनाक वाला कानून लगाओ। तो उसके लिए एफआईआर दर्ज करते समय आपको वो लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, वो तीस्ता के ऊपर बनेगी नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा उसी की वजह से जेल गए थे, और मोदी पे भी सारे आरोप लगे थे, वो इसीलिए लगे थे। तीस्ता सीतलवाड़ नहीं, एनजीओ के माध्यम से, और वो जो मर्डर हुआ था उनका, कौन क्या नाम था उनका, सांसद कांग्रेस के, जिनकी वाइफ की तरफ से लगाया, जकिया जाफरी की तरफ से लगा। तो जाफरी जो सांसद थे उनको मार दिया था भीड़ ने। तो हिंदुओं की जो क्रुद्ध भीड़ थी उस समय में, तो वो गुस्सा था उनका, जो गोधरा में कांड हुआ था ट्रेन में, तो कार सेवकों की ट्रेन को आग लगाई थी। तो पहले से ही बता दिया था कि हम तुम्हारी ट्रेन की बोगी भी पहचान चुके हैं। तो बहुत बड़ी एक तरह का, तो वो रिएक्शन था हिंदुओं की तरफ से, जो मुसलमानों ने हिंसा फैलाई थी उसका हिंदुओं का रिएक्शन माना जाता है उसको। और उसको कई लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है वो, क्योंकि सबक सिखाना था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा था। मुसलमानों की तरफ से इतनी हिम्मत थी कि लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया गया, और पेट्रोल फेंक करके पूरी बोगी को आग लगा दिया गया, सब अंदर ही जल के मर गए कार सेवक जो अयोध्या जा रहे थे। तो ये तो एक सोची समझी साजिश है, और वो सब तो, और मोदी को उसी के बाद एक मसीहा का स्वरूप मिला था, लेकिन जो कांग्रेस का सांसद जला करके मार दिया गया, एक वो, और एक और महिला थी उसके साथ भी हुआ था, क्या था उसका, वो जो रेप हुआ है, और वो रेपिस्ट को छोड़ दिया है सारे, हाँ 15 साल बाद उनको छोड़ा है, ठीक है। तो उसकी जो बहुत सारे, हाँ, तो ये जो सारे केस हुए हैं ये उस समय के हैं, तो बड़े सेंसिटिव हैं, रिलीजियस हैं, और धार्मिक आधार है उसके पीछे, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आता है। तो हम लोग उस सेंसिटिविटी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें हैं, और बहुत सारे चीजें फ्लोट करती रहती है उसके बारे में, तो हम उन सब मुद्दों को नहीं जाते। हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं क्योंकि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर आपने रखा होता तो आप 3 महीने तक रख सकते हो, 24 घंटे की सीमा लागू नहीं होती। 24 घंटे में ट्रेवल टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे ट्रेवल करने में 10 घंटे लगे तो 34 घंटे के अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना, 22 में साफ साफ लिखा हुआ है। उसको ग्राउंड, गिरफ्तार आपने अरेस्ट किया तो ग्राउंड बताना भी जरूरी है, ग्राउंड बताना भी जरूरी है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, कारण बताना पड़ेगा।
दूसरा 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। तीसरा, वो अपने लीगल एडवाइजर से बात करने के लिए स्वतंत्र है। चॉइस का लीडर, चॉइस का वकील, उसकी चॉइस का वकील। ऐसा नहीं कि पुलिस वालों ने किसी वकील को बुला दिया कि ये तुम्हारा वकील होगा और करो इसके वकालतनामे पे साइन और ये हो गया तुम्हारा वकील, ऐसा नहीं। उसकी चॉइस का वकील करने का छूट, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाने की, मजिस्ट्रेट से फैसला करवाना है कि आपको पुलिस कस्टडी मिलेगी या फिर कौन सी कस्टडी मिलेगी, दोनों की, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। तो अगर पूछताछ करनी है, बहुत ही गंभीर मामला है, तो फिर उसको पुलिस कस्टडी मिलती है तो वो हवालात में रह सकता है, उसके लिए जेल भेजना जरूरी नहीं। जुडिशियल कस्टडी है तो फिर उसके लिए जेल भेजा जाता है। पूछताछ के लिए फिर जेल से बुला करके जज के सामने पूछताछ हो जाती है। इंटरोगेशन इसी तरह का होता है। लेकिन ये आपको किसी मजिस्ट्रेट से तय करवाना पड़ता है, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी, 24 घंटे के अंदर अंदर कराना पड़ता है। ये आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स 22 समझ में आया? तीन चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें दोहराओ जरा। पहला, 24 आवर में उसको किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना, ट्रेवल टाइम को एक्सक्लूड करते हुए। ट्रेवल में यदि 20 घंटे लगे तो 44 घंटे के अंदर अंदर ले जाना है। दूसरा, ग्राउंड तो पहले ही बताना, पहला कंडीशन ग्राउंड ही है, हाँ पहला वाली कंडीशन है ग्राउंड, दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे उसके चॉइस का वकील, उसको उपलब्ध कराना होगा। तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है 22 के हिसाब से। बट ये है प्यूनिटिव डिटेंशन में, क्राइम होने के बाद। उधर क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, ग्राउंड बताना जरूरी तो है लेकिन कई बार नहीं बताया जाता, पोटा में खास करके। और उसमें और ग्राउंड क्यों नहीं बताया जाता, तो वो बोलते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, खास करके पब्लिक इंटरेस्ट में हम नहीं बता रहे ग्राउंड। किस में नहीं बता रहे? पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बता। पुलिस अगर कहेगी कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बता रहे तो फिर वो नहीं भी बता सकते हैं। 3 महीने तक आप बिना मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए अपनी कस्टडी में उसको रख सकते हैं और वकील से मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो पोटा और टाडा इसी प्रकार के कानून थे। मीसा जो इंदिरा गांधी ने यूज किया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो भी यही वाला था, जिसमें बीजेपी के समस्त नेता जो है वो जेल में रहे थे, अधिकांश नेता, और मोदी वॉलेंटियर थे। इसलिए तो वो गुस्सा है कांग्रेस मुक्त वाला, मैंने बताया ना। दरअसल क्या होता है, जिस आदमी ने जेल लिया ना उसको आप तारीफ कर ही नहीं सकते उसके सामने। अगर किसी SC ST वाले ने अत्याचार झेला है अपर कास्ट से, और अगर आप उससे कहोगे कि एक अपर कास्ट वाला SC ST वाले से परेशान है, वो विश्वास ही नहीं करेगा। किसी कीमत पे आप विश्वास नहीं करवा सकते उस। किसी महिला ने अगर पति की बहुत पिटाई खाई है और उसके बॉडी पे जगह जगह पे जलने के निशान है और उसने भयंकर लातों घूसों से पीटा है, 5 साल तक पीटा है, और उसको आप फिर एहसास कराना चाहो कि मतलब कि पति अच्छे भी होते हैं, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मिलके रहना चाहिए, परिवार बना रहना चाहिए, ऐसे उपदेश दोगे वो पीट डालेगी। बात समझ में आई ना? जैसे जिसने भुगता है ना उसको आप नहीं सिखा सकते। जिसकी बेटी अगर कोई मुसलमान लड़का ले भागा, नाबालिग थी और बाद में उसकी डेड बॉडी मिली या बेटी मिली नहीं, और बाद में उसको पता चला कि उसको भी जो है शादी करके रखा हुआ है और उसने एक शादी और कर ली है मुसलमान लड़की से, तो वो लव जिहाद और वो उसमें भयंकर विश्वास करेगा। उसको लगेगा इन सबको फांसी पे टांग देना चाहिए, इन सारे मुसलमान लड़कों को जो भी हिंदू की लड़की ले जाते हैं। मतलब उसका जो गुस्सा है वो ही जानता है। आपके जो उपदेश है सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स और फलाना और ये, वो बोलता नहीं सरेआम चौराहे पर गोली मार दो बस, और उसको ये जो चीजें है ना, मोदी ने और बीजेपी के लोगों ने नजदीक से देखा है मीसा को, इंदिरा गांधी के उस काले कानून को, इमरजेंसी को, ब्लैक पीरियड कहा जाता है उसको लोकतंत्र का, बहुत गहराई से महसूस किया। तो कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा है ये कोई अभी का नहीं है, सोनिया गांधी और राजीव गांधी और राहुल गांधी के प्रति
जैसे कई लोग जो है गुस्सा करते करते मुसलमानों के अगेंस्ट बोल जाते हैं कि ये सपोले हैं, एक दिन बड़े होंगे, फलाना, एक दिन ये डसेंगे सांप, मतलब कई लोग गुस्सा होते थे। किसी दूसरे मुसलमान ने भी किया तो सारे मुसलमानों को वो वैसा करने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही कांग्रेस के उन नेताओं ने उस समय में अत्याचार किया, संजय गांधी ने और इंदिरा गांधी ने, खास करके संजय गांधी थे, उनको, उनके बच्चों को और पत्नी को तो इन्होंने अपने साथ ले रखा खास करके जो असली विलेन था वो तो वही था। खुद इंदिरा गांधी परेशान थी कई मामलों में उससे। तो ये वो है, आप एहसास नहीं करा सकते। तो गुजरात में गोधरा में जिन्होंने वो ट्रेन देखी जलते हुए और जिनके रिश्तेदार उसमें जल गए, उनको आप शांति रखने की बात करो तो वो फिर गए और उन्होंने पूरे पूरे मुसलमान मोहल्ले जला दिए। तो मैं जो बता रहा हूं ये क्रिया प्रतिक्रिया, ये जो चीजें जो होती है, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तौर पे आपको बता रहा हूं। जिस आदमी ने पीड़ा झेली है उसको आप ये वाली बातें नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता है। उसको लगता है कि क्या जानता है भाई, उसको क्या पता क्या होता है। तो उसको आप रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, नेचुरल जस्टिस, ये होना चाहिए, उसको तो उसने वादा कर दिया दो उद्योगपतियों ने कि भाई मैं तुमको वहां पहुंचाऊंगा, तुम मेरा बिजनेस का फायदा कराओगे। उसने कहा पक्का, अपने को निपटाना है बस कांग्रेस मुक्त भारत करना, चाहे तो इंडिया का पूरा लूट के तू अमीर बन जा, तू 1 नंबर हो जाना, तू 2 नंबर हो जाना, दोनों तो एक नहीं हो पाएंगे, एक एक होगा, एक 2 होगा। तो वो और में चला है, तू तो मेरे को मुझे वहां पहुंचा। तो बोले अपनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत। बोला नहीं पहुंचा, उसने पहुंचा है, वो अब निपटा रहा है, दोनों निपटा रहे हैं, एक इधर इस तरह से निपटा रहे हैं, एक दूसरे दूसरी तरह से निपटा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग क्लियर हो गया बिल्कुल भी। इसमें कोई बहुत ज्यादा किसी को भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे लोग भी वैसे ही गुस्सा तैयार करें, वैसे ही लेवल हासिल करें। अगर आपको अब इनको निपटाना है तो आप लोग भी करो फिर वैसे ही, कि नहीं 2 लोगों से वादा करो, फिर आप किसी से वो करो। बाकी अब वो सेक्युलर ये वो सब, मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आके बोल रहा हूँ, वो सब कुछ नहीं होना जाना, अब कुछ भी नहीं होना जाना। डॉक्टर राधाकृष्णन, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ना तो विवेकानंद को बीजेपी जेल सकती है, विवेकानंद बहुत खतरनाक है, वो कम्युनिस्ट ही है। खुद सुभाष चंद्र बोस बहुत भयंकर कम्युनिस्ट है। वो गांधी का परिणाम, गांधी सुभाष चंद्र बोस को बना देते तो सबसे पहले वो आरएसएस को बंद कर देता। उस समय में सबसे पहले आरएसएस गायब होता 1950 में। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो आरएसएस गायब हो जाता। विवेकानंद जी जिंदा होते और वो होते तो फिर आरएसएस गायब। और भगत सिंह होते तो फिर सवाल ही नहीं उठता पैदा होने तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि, इसलिए आइडियोलॉजी वगैरह कोई सब बेकार बात है। किसी प्रकार की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी प्रकार के कोई सिद्धांत नहीं है। ओनली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्री, और वो भयंकर चल रहा है, स्लॉटर्ड है। और बाकी जो है वो सब आप देख ही रहे हो। तो मैंने लास्ट में परम सत्य आपको बता दिया है, और ये हो चुका है और ये आ चुका है, ठीक है, और ये क्लियर है। और वो पीड़ा से शुरू हुआ था, चोट बहुत गहरी है बहुत पुरानी है और बहुत रह करके उभर करके आती है, इसलिए वो किसी चीज को नहीं सुनती। और चोट खाई है। अमित शाह तो खुद जेल में रहे, पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे और उन्होंने जेल में डाला, तो उन्होंने भी उसको डाल के बदला लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि पी चिदम्बरम कांग्रेस का कभी जेल जाएगा। उसने कहा जेल क्या होती बेटा, तू भी जा मेरे क्या है, वो सारे गिन गिन के बदले लिए जा रहे हैं। और यही ईडी और यही सब। अब चूंकि हमको तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है तो सिलेबस भी करना पड़ेगा, द हिंदू भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये जो मैंने बताया ये परम सत्य, बाकी अब हमको पढ़ना है, ठीक है तो अगली बार से और चीजें पढ़ेंगे, 23 से शुरू करें, ठीक है। और ये हो गया तो आपको कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसलिए बहुत ज्यादा दुखी भी ना हो, आराम से सुखी रहें और नारे लगाते हैं। शांति पाठ।